हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस द करंट I ड्रॉ फ्रॉम द सेल। तो ग्राफ प्लॉट करने की कह रहा है, फिर नीचे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है, एक की पॉइंट्स ये है कि एक सेल है जो कि एक करंट ड्रॉ कर रहा है। तो एक तो सेल बना लीजिए आप सबसे पहले। इस सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और यहाँ इसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लीजिए जिससे सर्किट क्लोज हो जाए ये। और ये सेल कुछ करंट ड्रॉ करे, तो सेल करंट ड्रॉ कर रहा है I। और इस पॉइंट पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A, और यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं B। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट V जो है, जैसे इसका नेम V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो V का नेम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो V पोटेंशियल डिफरेंस हम लेट करते हैं A और B पॉइंट का। इसका नेम लिखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है, जैसे A और B। अब इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली A से, और नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली B से कनेक्टेड है। सो इसका सेकंड नेम हम लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। और अगर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है तो इसकी फॉर्मूला होगा V इक्वल टू सेल का EMF माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। जब सेल करंट ड्रॉ कर रहा हो तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के EMF से लेस देन होता है। V इज़ लेस देन E। ठीक है। अच्छा, इसका एक नेम और लिख सकते हैं हम। इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली A से कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी डायरेक्टली B से कनेक्टेड है। सो इसी V का दूसरा नेम ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R है V, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस में I। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R कितना लिख सकते हैं हम I इंटू R। ठीक है, आपको ये नॉलेज होगी। अब यहाँ ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करने की कह रहा है, आपको प्लॉट करने की कह रहा है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V वर्सेस करंट I। तो एक पॉइंट तो आपको नोट करने वाला ये है कि अगर हम I इंक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज करने से इसको बोलते हैं वेस्टेज वोल्टेज कह सकते हो, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर I इंक्रीज करेंगे तो ये जो वेस्टेज वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज होगा। और E में से ज़्यादा वैल्यू घटाएंगे डिक्रीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो करंट इंक्रीज करने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल डिक्रीज होता है। ये ग्राफ के लिए एक पॉइंट ही है। ठीक है, और कुछ इसके लिए की पॉइंट्स होंगी, उसको मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, फिर मैं इसको वापस लेके आऊँगा। पहले की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या की पॉइंट्स हैं बेटा इसमें, तो ज़रा सुनिए। पहला आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ी होगी, Y इक्वल टू mx प्लस C। इस इक्वेशन की हम इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हम इस वाली इक्वेशन की, इस जो इक्वेशन है Y इक्वल टू mx प्लस C, इसकी कंपेयरिंग हम इस वाली इक्वेशन से करेंगे, इसीलिए इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए। हियर C का नेम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले C का नेम क्या है। तो C का नेम है, इस जगह पर पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव Y इंटरसेप्ट है, इसे हम पॉजिटिव Y इंटरसेप्ट कहते हैं।
अब ये पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ज़रा समझते हैं। वाई इंटरसेप्ट होता है ये, इस समय सी पॉजिटिव है तो वाई इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है। अगर सी नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट होता, वाई इंटरसेप्ट ही है। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो ज़रा समझिए। जैसे अगर हमने ये ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सेस है और ये वाली वाई एक्सेस है और ये ओरिजिन है, और स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे बना ली कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑरिजिन से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। तो इस वाली डायग्राम में ये पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है, ठीक। अगर हम और एक और डायग्राम बनाएं, जैसे अगर हम ये डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे, मैंने ये डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही, किसको कट कर रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस को, यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ से ऑरिजिन तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट माइनस के सी। ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है और इसके लिए इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के सी, क्योंकि यहाँ c जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉइंट और देखें, अगर एक ग्राफ और बनाएं हम ऐसे, और इसमें ग्राफ ऐसे बना दें, ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये नेगेटिव वाई एक्सेस। अब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0। इसमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसमें वाई इंटरसेप्ट आपका 0 है। तो आपको वाई इंटरसेप्ट समझ में आया होगा कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। चलो वापस आते हैं, इसमें एम क्या है। अब बात करते हैं एम की, कि एम क्या है। तो एम को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये टेन थीटा के इक्वल होता है। एम को बोलते हैं हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें थीटा का कंसेप्ट है। थीटा कौन सा लेते हैं, तो हम कहेंगे देखो ये एक्स एक्सेस से स्ट्रेट लाइन क्लॉकवाइज एंगल, ये क्लॉकवाइज एंगल है, और ये एक्स एक्सेस से स्ट्रेट लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल के टेंजेंट को एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें स्ट्रेट लाइन की तरफ, उस एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन के लिए लें तो ये देखो, इसमें ये लेंगे, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें ये लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये क्लॉकवाइज एंगल हो गया, ये नहीं लेंगे। जैसे और बताऊं कि अगर कभी ग्राफ हम ऐसे भी बना देते हैं, कभी हम ग्राफ ऐसे भी बना देते हैं, है ना। इसमें ये थीटा लिया है, इसमें ये थीटा लिया है, और इसमें तो बता ही दिया है। इसमें देखें, इसमें अगर कभी कभी हम ऐसे भी ग्राफ बना देते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें थीटा कौन सा लेंगे, स्ट्रेट लाइन ये है, एक्स एक्सेस ये है, तो देखो वाई इंटरसेप्ट तो ये हो गया, ये पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट हो गया। देखो सी इज द वाई, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, लेकिन एंगल कौन सा हुआ, थीटा। तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज एंगल, ये तो लेना नहीं है, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें और पॉइंट बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। तो देखो थीटा का नेम पड़ गया। स्लोप किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल के टेंजेंट को स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ थीटा एक्यूट एंगल है। अगर इस वाले फॉर्मूले में देखें तो थीटा जो है एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसमें जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव। लेकिन इसमें देखो, इसमें थीटा, इसमें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये थीटा टेन थीटा, ये वाला एंगल लेंगे, है ना। और अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसमें आपका थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, आपका थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो तो जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर एक्यूट एंगल हो तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करना है। देखो इसमें अगर हम जो ग्राफ बना रहे हैं, जैसे इसी ग्राफ की बात करूं, इस वाले ग्राफ की बात करूं, यहाँ द्वारा से इसको बनाएं, एक पॉइंट और नोट करना है लास्ट, है ना।
अगर हम इसमें ये वाला पॉइंट नोट करें कि यहाँ ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो यहाँ जो थीटा है ये कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, लेकिन कॉस्ट नेगेटिव में कांस्टेंट है बेटा स्लोप, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ। अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो अगर आप इसको ग्राफ को थोड़ा सा कर्व बनाते ऐसे, तो यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज, देन टेन थीटा, आपका टेन थीटा जो है स्लोप चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आई, की पॉइंट थे इसके। वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, अपने क्वेश्चन पर वापस आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, अब ग्राफ बनाएं तो देखो हमें किसके बिटवीन ग्राफ बनाना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बिटवीन। तो सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए बेटा ऐसे, ये आई हो गया और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल हो गया। अब इसकी इक्वेशन की अगर हम कंपेयरिंग करें तो देखो हम कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, इतना बना लेते हैं, है ना। हम इससे कर रहे हैं तो यहाँ ये वाई एक्सेस होती है और ये एक्स एक्सेस, क्योंकि हम इसकी कंपेयरिंग करने वाले हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखो वाई एक्सेस, यहाँ ये वाई एक्सेस की जगह पर कौन है, वाई एक्सेस टर्मिनल वोल्टेज, तो वाई एक्सेस की जगह पर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वाई एक्सेस की कंपेयरिंग तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो रही है। एक्स एक्सेस की जगह पर क्या है यहाँ पे, करंट, करंट एक्सेस, ये करंट एक्सेस है, ये करंट एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, वाई की जगह पे तो वी लिखा हुआ है, ठीक है। इस एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा, आई लिख दिया। अब देखो आई इसमें आर के साथ है और माइनस है, तो माइनस भी लगाना पड़ेगा और आर ये माइनस, और प्लस का ई, ऐसे लिख सकते हैं क्या इस फॉर्मूले को, क्या इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वी लिखा है इज इक्वल टू लग रहा है माइनस का आई आर, तो माइनस का आई आर ही तो लिखा है, प्लस का ई तो प्लस का ई लिखा है। ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें वाई एक्सेस से वी की कंपेयरिंग करनी है और एक्स एक्सेस से आई की कंपेयरिंग करनी है, एक्स एक्सेस से आई की कंपेयरिंग करनी, कर दिया। अब कंपेयरिंग जब हम करें इसकी, तो आप देखिए यहाँ पर माइनस आर स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंपेयरिंग करने के बाद स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आया वो आया टेन थीटा, जो आया जैसे एम कह सकते हो आप, एम कह सकते हो, वो आ रहा है माइनस का आर। अब बताओ फॉर अ गिवन सेल के लिए, फॉर अ गिवन सेल के लिए आर एक कांस्टेंट टर्म है इंस्टेंट टाइम पर, इंस्टेंट टाइम पर, टाइम के साथ वैसे लॉन्ग टाइम पीरियड में ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बट एक इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय के लिए ये आर एक कांस्टेंट टर्म। तो आर एक कांस्टेंट टर्म, तो टेन थीटा एक कांस्टेंट टर्म और नेगेटिव है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इसमें हम देखें, इसमें कंपेयरिंग दूसरे सेंटेंस की करें तो सी इसमें ई वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें एंड पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, देखो पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सेल के ईएमएफ से। अब देखो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव कब आता है, जब आपका थीटा एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल कांस्टेंट भी है कि नहीं, तो आर एक इंस्टेंट टाइम के लिए कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट भी है, नेगेटिव भी है, तो हमें ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे। इसका जो स्लोप है ये थीटा जो आ गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, और इसका स्लोप कैसा आएगा, एम नेगेटिव होगा, और इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दूसरा इसका जो पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, तो यहाँ हमें ईएमएफ लिखना है इस जगह पर ईएमएफ, क्योंकि ये देखो ये ऑरिजिन हो गया और ये वाई इंटरसेप्ट इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ईएमएफ के इक्वल है, ये वाली वैल्यू ईएमएफ के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये समझ में आया हुआ ग्राफ ऐसे क्यों बनाया, कंपेयरिंग करी। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिख सकते हो आप यहाँ कि द इंटरसेप्ट on y-axis, the intercept on y-axis gives
The intercept on y-axis gives the EMF of the cell, and the slope of graph gives internal resistance of cell. क्वेश्चन में पूछा था ये, देखो, हाउ कैन वन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लॉट अबाउट द EMF ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने आपको ये बताया क्या इन्फॉर्मेशन देता है EMF ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इस ग्राफ के अंदर। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें।